नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनेताओं के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में एक बात बड़े ही अथॉरिटी के साथ कही जा सकती है कि ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तो ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ की उद्धव ठाकरे सरकार और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच वो एक कंपटीशन चल रहा है कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। आज दिवाली के बाद जिस धमाके के बारे में जो वादा किया था देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने आज बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक रोज सवेरे सवेरे अपने टेबल के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेंट्रल एजेंसियां और समीर वानखेड़े और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं बिना सिर पैर के, उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से है। अब इसके लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए। इस खबर की डिटेल पे मैं आऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के नेता सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ये बातें आप समझेंगे, आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में ये आर्यन खान एक ड्रग पार्टी क्रूज के ऊपर जो शुरू हुई इस कहानी का जो पटाक्षेप हो रहा है, उसका जो क्लाइमेक्स आ रहा है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक कैसे हो गया। अब दो खबरें मीडिया में कम दिखाई जा रही हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा। वो खबर ये है कि ईडी ने आज कोर्ट के अंदर एक डिमांड की है कि जो वसूली गैंग का जो एक मोहरा था सचिन वाजे, ये जो शिवसेना का एक्स स्पोक्स पर्सन था, जो सस्पेंडेड था जब ये सरकार आई, अघाड़ी सरकार, उसको वापस पुलिस में रीइंस्टेट किया गया। उससे ईडी उसकी हिरासत की डिमांड कर रही है। क्यों डिमांड किया जा रहा है ईडी के द्वारा? ईडी के द्वारा इसलिए डिमांड किया जा रहा है कि ईडी ये चाहती है कि अनिल देशमुख जो 19 नवंबर तक सलाखों के पीछे हैं, 12 तारीख तक ईडी के हिरासत में हैं, इस वसूली गैंग के दो बड़े बड़े मोहरे को आमने सामने बिठाया जाए, दोनों एक दूसरे के पोल पट्टी खोलें और उसके बाद मामला बड़ा हो सकता है। और इसी सारी चीजों को ध्यान हटाने के लिए कि किस तरीके से अगर ये वसूली गैंग का खुलासा होगा तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार, ये जो अघाड़ी सरकार, ये जो अलग अलग साइज के 3 पहिए की जो सरकार है, ये इस बात के लिए जिम्मेदार कहलाएगी। ये इनके ऊपर एक हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा कि ये सरकार नहीं, ये वसूली गैंग जो वहां पे सरकार के नाम पे चल रही है, घर में बैठा हुआ गृह मंत्री वसूली का धंधा करवा रहा है, पुलिस कमिश्नर जिसे इन्होंने नियुक्त किया वो वसूली का धंधा कर रहा है, बॉम्ब्स रख रहा है उद्योगपतियों के घर के बाहर। ये सब के सब बेनकाब हो जाएंगे। और इतनी बड़ी कहानी कि ये लोग तो आए थे किसानों की मदद करने और उगाही का धंधा करने लग गए सरकार चलाने के नाम पे, तो इनसे तो जनता ऐसा हिसाब लेगी कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इसलिए इन तमाम खबरों को मीडिया से दूर रखने के लिए यह आर्यन खान के केस को निकाला गया। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब ये निशाना आर्यन का केस है, लेकिन निगाहें इनकी कहां हैं? वो निगाहें हैं कि अपने ऊपर लगे कलंक को कैसे जनता के सामने नहीं लाने दिया जाए। और इसलिए ये बवाल मच रहा है। रोज 10 बजे सवेरे बैठ जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलने लगता है मीडिया में। और इसको आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस बोलते बोलते आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने हमें भी आता है। और इसलिए जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि जो रोज दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाता है, उसके दामन में कितने दाग हैं उसको आज एक्सपोज किया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस आज सामने आए और उन्होंने साफ साफ कर दिया, ये जो नवाब मलिक है और इनका जो परिवार है, इनका जो बेटा है, इसके रिश्ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सारे गुर्गों से है। जिन लोगों ने मुंबई में ब्लास्ट करवाए थे, उनसे जुड़े हुए लोगों से नवाब मलिक का परिवार, उनका बेटा जमीन
कौड़ियों के दाम खरीद रहा है। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैंने घोषणा की थी कि कुछ चीजें आप सबके सामने लाऊंगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ना सलीम जावेद की स्टोरी है, ना पिक्चर की स्टोरी है। यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा आरोपी शाह वली खान पर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में काम कर रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका में बम कहां रखा जाए, इसकी साजिश में वह लिप्त था। टाइगर मेमन के घर गाड़ियों में जो आरडीएक्स भरा गया उसमें सरदार शाह वली खान शामिल था। दूसरा शख्स है मोहम्मद सलीम पटेल। यह दाऊद इब्राहिम का आदमी है। यह दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर था। हसीना पारकर जब अरेस्ट हुई थी उसके साथ सलीम पटेल भी अरेस्ट हुआ था। दाऊद के फरार होने के बाद हसीना पारकर के नाम पर संपत्तियां सलीम पटेल के नाम पर जमा होती थी। पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम हुआ करती थी, यानी दाऊद इब्राहिम के बाद सलीम पटेल ही वसूली किया करता था। सलीम पटेल हसीना पारकर का सबसे खास आदमी था। मतलब ये कि इन्होंने 5-5 जमीनें ली हैं नवाब मलिक के परिवार के लोगों ने, और किन से ली है तो इन किरदारों से ली है। मतलब दाऊद इब्राहिम के खासम खास लोगों से आपने जमीन ले ली। किस तरीके से ली? करोड़ों की जमीन आपने 30 लाख रुपए में करार किया। 30 लाख रुपए भी नहीं दिए, 20 लाख रुपए दिए। वली खान के पास 10 गया, 10 इसके पास गया, और वो सारी की सारी जमीन आपने ले ली। लेकिन जमीन खरीदने और बेचने का यह मसला नहीं है। कोर्ट के आदेश से ये जो तमाम दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोगों का जो घर या संपत्ति था, ये सरकार को जब्त करना था, क्योंकि वो हिंदुस्तान में टेररिस्ट के रूप में उसने कार्रवाई की, मुंबई में धमाके करवाए, इसलिए उनकी जमीनें तो जब्त होनी थी। वो तो देश का गद्दार है, और आपने जमीन ट्रांसफर करके अपने नाम लेकर के आपने उन गुर्गों को बचा लिया। ये आरोप है। और अब इसके आरोप के साथ साथ उन्होंने सारी कागजें दिखाई कि किस तरीके से क्या खरीदा गया, पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। इस तरह से 4-5 जमीनों के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने आज खुलासा किया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इन दस्तावेजों के ऊपर सवाल खड़े किए जाए। क्यों? वैसा इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस के फौरन बाद नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नवाब मलिक को यह कहना था कि यह जमीन इन गुर्गों की नहीं है। जिनसे उन्होंने जमीन ली वो दाऊद इब्राहिम से उनका कोई रिश्ता नहीं है। हमने जो जमीन ली है, जहां पे हमारा ऑफिस है, हमारे बेटे ने जो जमीन खरीदी, उसका दाऊद इब्राहिम के किसी भी गैंग मेंबर से दूर दूर रिश्ता नहीं है। लेकिन नवाब मलिक ने यह नहीं कहा। नवाब मलिक टेक्निकल आंसर दे रहे हैं कि क्या मैटिन बना, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। वो दलीलें तो कोर्ट के अंदर की जाएंगी जब जांच एजेंसी इन सारी चीजों को जांच करेगी। सीधी सीधी बात यह है कि भाई ये जमीन जिसके हाथों आपने ट्रांसफर अटॉर्नी जो आपने पावर लिया, इस जमीन को आपने हासिल किया, क्या ये लोग वही हैं जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं? क्या ये वही हैं जो दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ मुंबई में हुए धमाके में किस साजिश में शामिल थे? अगर है तो नवाब मलिक के पास अपने बचाव में कोई दलील नहीं है, और जब दलीलें खत्म हो जाती है तो कुतर्क चालू हो जाता है। उन्होंने कहा कि भाई दाऊद इब्राहिम से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। कल 10 बजे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो दाऊद इब्राहिम को बकायदा शेल्टर दिया करते थे। वो अधिकारियों के नाम में बताऊंगा, एक बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मुंबई को बंदी बना लिया था। मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे मुंबई को इन्होंने हाईजैक कर लिया था और खुलेआम दाऊद इब्राहिम का गैंग ऑपरेट कर रहा था। अब ये किस तरह की सबूत ये देंगे, किस तरह की बातें करेंगे, या फिर वैसे ही हवाई जो अब तक पिछले 10-15 दिन से वो लगातार करते आ रहे हैं वो बात होगी, ये तो अलग कहानी है। वैसे अच्छी बात है
पॉलिटिशियंस को इस तरह से लड़ते हुए देखते हुए हिंदुस्तान के लोगों के भी दिमाग खुलने चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए। यह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम में सारे लोग नंगे हैं। और अगर आरोप लगा करके भाग जाने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं तो नवाब मलिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वह कार्रवाई के लिए ही, जैसा मैंने कहा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हिंदुस्तान की राजनीति को समझना बड़ा कठिन है। नवाब मलिक ने के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं तो ये प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, यही देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, मतलब इसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए, ईडी, सीबीआई का नाम सुनते ही ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के पसीने उतरने लगते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, पता नहीं चलता। अभी तक तो पता नहीं वो शिवसेना का विधायक कहाँ है। परनायक बहुत दिनों तक गृह मंत्री रहे, अनिल देशमुख भी गायब थे, परमवीर सिंह भी गायब है, सब भाग जाते हैं। तो ये एनआईए की जांच की शुरुआत हो सकती है नवाब मलिक के खिलाफ। जांच का निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये नहले पे दहला आज देवेंद्र फडणवीस ने जरूर डाल दिया। कल तक का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से नवाब मलिक वापस इस खेल में बाउंस करते हैं, कौन से सबूत देते हैं, या फिर वैसे ही बात जिस बात को लेकर के अभी नवाब मलिक का गला जो है वो कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है। उनको आज जवाब देना था, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जवाब नहीं दायर किया गया है कोर्ट के अंदर कि जो समीर वानखेड़े के पिता ने मानहानि का दावा किया है कि हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका कोई आगे पीछे कुछ सबूत नहीं है। तो वो जवाब का इंतजार मीडिया को होगा। आप देखिए क्या जवाब वो कोर्ट में देते हैं। 10 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, तब तक मालूम ही चल जाएगा कि नवाब मलिक के पास को आखिर कोई सबूत है या नहीं है। चाहे वो शर्ट्स के बिल हों 2 लाख वाले, पैंट के बिल हों, बेल्ट लाख रुपए की, तो ये सारी चीजें जो है अब सामने आएगी। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि ये जो वसूली कांड में जो जांच चल रही है वो इतनी आगे तक चली गई है कि इसमें बताया ये जा रहा है कि अभी तक तो अनिल देशमुख फंसे थे, कई और मंत्री, बड़े बड़े नेता, और ये ईडी इसलिए आमने सामने बिठाकर सचिन वाजे और अनिल देशमुख को वो पूछताछ करने जा रही है और नया खुलासा करने जा रही है। हमारी नज़र इन तमाम चीज़ों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।